दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने पर्यावरण के बारे में, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि अपने आसपास है। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि इनमें किन तरह के प्रकार के प्राणी आते हैं, दूसरा कि ये किस तरह से एनवायरनमेंट चलता है। इनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली चीज़ आती है कि ये जो जीव है और जो वनस्पति है, प्लांट्स है, वो सब अपने न्यूट्रिशंस किस तरह से लेते हैं अपने अंदर, यानी कि जो पोषण है वो सब किस तरह से अपने अंदर लेते हैं। तो उनमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वयं पोषी, मतलब वो प्राणी जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो प्राणी होते हैं वो वनस्पति होती है, क्योंकि वही अपना खाना खुद से बना सकती है। तो दूसरी चीज़ आती है हेटरोट्रॉफिक के बारे में। तो ऑब्वियसली ये कौन सी चीज़ है कि ये वो प्राणी है कि जो लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते और किसी दूसरों पे आधारित रहते हैं, यानी कि अपना खाना किसी और से लेते हैं। जैसे कि किसी भी हिरण को ले लो, डियर को ले लो, जिराफ को ले लो, तो वो सब अपना खाना वनस्पति को खा के ही करते हैं, यानी कि वो खाना अपने आप से नहीं बना सकते। तीसरी चीज़ आती है कि किन प्रकार के प्राणी होते हैं। जैसे कि अब उन प्राणियों के बारे में बात करते हैं जो कि खाना दूसरों से लेते हैं। तो उनमें तीन प्रकार के आते हैं, एक होता है हर्बीवोरस, दूसरा होता है ओमनीवोरस, तीसरा होता है कार्निवोरस, यानी कि एक शाकाहारी, सर्वभक्षी और मांसाहारी। शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस मतलब वो जो कि सिर्फ वनस्पति, पेड़ पौधे वही सब खाते हैं और कुछ नहीं खाते, जैसे कि ये सब जिराफ है, डियर है, वो सब। दूसरा होता है कार्निवोरस, जो कि सिर्फ प्राणियों को खाते हैं एक दूसरे को, यानी कि जो जैसे कि शेर है और बाकी जो भी टाइगर है, वो सब दूसरे प्राणियों को खाते हैं। दूसरा होता है ओमनीवोरस, जो कि दोनों को खाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सेफ्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स के बारे में। तो सेफ्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो मरी हुई जो चीज़ें होती हैं, यानी कि प्राणी होते हैं, उनके ऊपर वो अपना खाना उन पर आधारित होता है उनका, और उसे डिकम्पोज करती है। तो सेफ्रोफाइट्स जो चीज़ होती है वो होती है जैसे मैं कह रहा हूँ, सेफ्रोफाइट्स जो चीज़ होती है, सेफ्रोफाइट्स आर प्लांट्स, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी कि जो भी मृत जो प्राणी होते हैं उनके ऊपर वो अपना खाना ले लेते हैं और उन्हें डीके कर देते हैं, यानी कि उनको डिकम्पोज करते हैं एक तरह से। दूसरी चीज़ होती है डिकम्पोजर्स, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि हमारे केले का जो छिलका है, बाकी जो भी सीड्स है, बीज है, उन सब पे वो लोग अपना खाना बनाते हैं और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में डाल देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं एक तरह से। उन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, यानी कि विघटन करता। तो इनमें एग्जांपल्स है बैक्टीरिया है, वॉर्म्स है, स्लग्स है, स्नेल्स है। ये ऐसे प्राणी हैं जो कि सेफ्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन आवर इकोसिस्टम, यानी कि हमारे इकोसिस्टम में कितने तरह के किन तरह के पार्ट्स में बांटे गए। तो एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि एक होता है अजैविक घटकों, दूसरा होता है जैविक घटकों। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कैसी चीज़ होती हैं, दे आर नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक सॉयल, एयर, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा, यानी कि जो हवा है, पानी है, उन सब को हम एबायोटिक में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब जिंदा नहीं होती पर हमारे काम बहुत लगती है। दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जीवित प्राणी, जैसे कि वनस्पति है, प्राणी है, ये माइक्रोब्स है, फंगी है, ये सब चीज़ों को हम बायोटिक में गिनते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें ज़िंदा होती हैं। और
बायोटिक में हम और भी चीज़ें गिनते हैं, जैसे कि हम और उन्हें दूसरे प्रकार में बांटे जाते हैं। तो एक होता है प्रोड्यूसर्स, दूसरा होता है कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो होता है ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो अपना खाना खुद से बनाते हो। क्यों? क्योंकि दे हैव क्लोरोफिल होता है उनके अंदर और वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। दूसरा कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते और किसी और से अपना खाना लेते हैं, इसलिए वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। दूसरा कि हर्बीवोर्स जो होते हैं दे यूटिलाइज ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था। आगे हम पढ़ेंगे एबायोटिक के बारे में, तो किस तरह से एबायोटिक में चलता है। जैसे कि एबायोटिक में जैसे कि चीज़ें आई, हवा है, पानी है, टेम्परेचर है, तो इन सब चीज़ों से किन को मदद मिलती है? तो उन प्राणियों को मदद मिलती है जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना खाना किसी और पर आधारित रखते हैं। दूसरी चीज़ होती है, आगे हम पढ़ेंगे फूड चेन्स के बारे में, यानी कि जो खाने की प्रक्रिया है। जैसे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो वनस्पति को खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर उन जीवों को ये मांसाहारी प्राणी खाते हैं, जो कि जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में नॉनवेज, तो वो लोग उन्हें खाते हैं। तो इसे हम कहते हैं फूड चेन। तो उसके पहले एक चीज़ आती है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या चीज़ होती है? जिनमें हर तरह के प्राणी हो, और ये सब जो जैसे कि मैं कहूँ एबायोटिक और बायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक, जो भी ऐसे प्राणी हैं, जो भी चीज़ें इनके अंदर आती है जैविक और अजैविक घटकों में, वो सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाती है। दूसरा कि हमने बात की थी फूड चेन्स के बारे में, तो क्या चीज़ होती है कि किन प्रकार से ये एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया होती है। तो उसके पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल्स, मतलब किन आधार यानी कि स्तर पे ये काम करता है। तो हम पढ़े तो इट रेफर्स टू द वेरियस लेवल्स इन अ फूड वेब एज पर द फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कि जो फूड वेब जो चलता है वो ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया को ट्रॉफिक लेवल्स में बांटे जाते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं ट्रॉफिक लेवल्स? तो 6 प्रकार में बांटे गए हैं। एक होता है प्रोड्यूसर्स, दूसरा होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक ग्राहकों, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, गौण ग्राहकों, टर्शरी कंज्यूमर्स यानी कि तृतीय ग्राहकों, क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स यानी कि चतुर्थांश ग्राहकों, और लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर्स यानी कि विघटनकर्ता, जो कि जो मृत प्राणियों पे अपना खाना पाते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें मिलता है वो सॉइल में डाल देते हैं। तो किन प्रकार से सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर्स, यानी कि वो वनस्पति या वो जीव जो कि अपना खाना खुद से बनाते हो। जैसे कि उसमें आ गए पेड़ पौधे जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हो। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन कौन आ सकता है? तो जैसे हिरण है, जिराफ है, तो ये सब जो भी प्राणी है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हुआ, तो वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि सेकेंडरी यानी कि गौण ग्राहकों को खाते हैं। तो एक तरह से अगर आप नेट पे देखोगे किसी तरह का फूड चेन, तो आपको बताएगी कि एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाते खाते किस तरह से एक पूरा फूड चेन बनता है, यानी कि एक खुराक श्रृंखला बनती है। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो लास्ट में आता है डिकम्पोजर्स, यानी कि जब जो कॉर्डिनरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्राणी जो कि उसके पहले वाले सब जीवों को खा चुका होता है, तो वो आखिर में जब मरता है तब उन्हें जो डिकम्पोज करता है, यानी कि उन्हें उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है उनको लेके सॉइल में डाल देता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। तो वो काम करता है डिकम्पोजर्स, इसलिए उन्हें ट्रॉफिक लेवल सबसे आखिरी स्तर पर रखा गया। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। तो पहले होता है प्रोड्यूसर्स, फिर होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सबसे ऊपर होता है टर्शरी कंज्यूमर्स। इन सब से डिकम्पोजर्स अपनी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ले लेते हैं,
फिर उसको फिर से डिकम्पोज करके फिर से प्रोड्यूसर्स उन्हें फिर से कंज्यूम कर लेता है उन न्यूट्रिएंट्स को, और फिर से ये चेन चलती रहती है। बात आती है फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ने की। क्या चीज़ होती है ये? ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी कि एक प्राणी किस तरह से दूसरे प्राणी पे आधारित रहता है, हम उसे कहते हैं फूड चेन। यानी कि पहले कोई एक छोटा जीव एक बड़ा जीव किसी छोटे जीव को खाएगा, फिर उस बड़े जीव को कोई और उससे भी बड़ा जीव उसको खाएगा, और उससे भी बड़ा जीव उसको खाएगा। यानी कि जो आखिरी में जो जीव होगा वो फिर मर जाएगा, और उसको जो खाने वाला हो हम उसे कहते हैं विक्टन करता है, यानी कि डिकम्पोजर्स, जो कि उन्हें उनसे न्यूट्रिएंट्स लेके फिर से सॉइल में डाल देगा, और फिर से उससे पौधे में बनेगा, और फिर से वो आगे फूड चेन चलेगा। इसे हम कहते हैं फूड चेन। खुराक स्रोत तरीके दरेक पर आधारित जीव तंत्र ने श्रेणी। दूसरी बात आती है फूड वेब के बारे में। तो फूड वेब क्या चीज़ होती है? इज़ फाउंड बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स, यानी कि जो ये खुराक जो श्रृंखला थी उन्हें जब मिलके और 2-3 फूड चेन्स के साथ जब मिला दिया जाए तब हम उनसे कहते हैं फूड वेब। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मैं गुजराती में कहूँ तो विविध खाद्य સાંકળો આંતર જોડા દ્વારા રચાય છે। इकोसिस्टम में कौन खाए છે એની ग्राफिकल रजूआत अगर आपको देखना है तो आप इंटरनेट पे देख सकते हो। जैसे कि अब फूड वेब के बारे में हम बात करेंगे, तो फूड वेब क्या चीज़ हुई कि जब कोई एक प्राणी दूसरे को प्राणी को खाए और इस तरह से कोई फूड चेन बन जाए, तो ऐसी 2-3 जब फूड चेन अगर इकोसिस्टम यानी कि हमारे पर्यावरण में मिल जाए तब हम उसे कहते हैं फूड वेब। आगे हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे फूड चेन और फूड वेब को एक तरह से डिस्टर्ब कर रही है, यानी कि उन्हें परेशान कर रही है आगे बढ़ने में। जैसे कि पॉल्यूशन हो गया एक, उसी के अंदर और भी चीज़ें आती है, जैसे कि एक है ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो ग्लोबल प्रॉब्लम है ये चीज़, यानी कि उसके डेफिनेशन दे दूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और अदर हैजार्डस सब्सटेंसेस इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बनिक मटेरियल है, वो सब चीज़ें हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। तो उन सब चीज़ों को हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन, हवा का प्रदूषण होता है उससे। तो इनके किन किन चीज़ों से हवा प्रदूषण हो रही है? तो एक सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी गाड़ियाँ चलती हैं उनमें से जो धुआं निकलता है वो एक सबसे बड़ा कारण है हमारे हवा प्रदूषण के लिए। दूसरी और भी चीज़ें जैसे कि फॉरेस्ट फायर आपने देखा होगा, यानी कि जंगलों में जब आग लग जाती है बड़ी बड़ी, तब उससे जो धुआं जो पैदा होता है उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हवा प्रदूषण होती है। दूसरा होता है डस्ट स्टॉर्म्स, यानी कि जो आंधी आती है उससे भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है हमारा पर्यावरण। दूसरा वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी कि जो वॉल्केनोज जब फटते हैं उसमें से भी जो धुआं जो निकलता है वो भी एक तरह से प्रदूषण है। दूसरा मैनमेड प्रदूषण, यानी कि मैनमेड पॉल्यूशन, मतलब हम किस तरह से इस पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो उनमें आता है एक पावर प्लांट्स, यानी कि जो ऊर्जा पैदा करने वाली जो भी कंपनियां हैं, तो उनमें से जो धुआं निकलता है वो एक तरह से प्रदूषण कर रही है। दूसरा हमारे घरों में से भी बहुत सी गैसेस निकलती है, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेशन है तो उसमें CFCs और वो सब जो गैसेस डाली जाती हैं वो भी एक तरह से प्रदूषण है। दूसरा इंडस्ट्रीज़, जो कि कारखानों में से जो धुआं निकलता है वो भी एक तरह से प्रदूषण है। ऑयल रिफाइनरीज है और ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारी गाड़ियों में से धुआं निकलता है वो भी एक तरह से प्रदूषण है। दूसरा हम बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्रेशन के बारे में। तो आपने इसके बारे में सुना होगा पहले, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि होती क्या चीज़ है ये ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर बनती है ऑक्सीजन और O के मिलने से, यानी कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन जब मिलते हैं तब वो ओजोन बनाता है। अगर हम नॉर्मली अगर इस गैस को सूंघे तो ये बहुत पॉइजनस होती है,
सूंघने से कोई आदमी मर भी सकता है। तो एक तरह से जब ये हवा में होती है यानी कि एटमॉस्फेयर में होती है तब हमें ये बहुत फ़ायदा करती है। तो किस तरह से फ़ायदा करती है तो हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन, यानी कि जो हमारे पृथ्वी की जो सतह पे ओजोन लेयर बनी हुई है तो ओजोन का स्तर जो होता है वो हमें यूवी के जो किरणों होते हैं उससे हमें बचाती है। दूसरा जो CFC रिलीज़ जो हो रही है इन जो भी फैक्ट्री में से, रेफ्रिजरेशन में से, तो वो सब चीज़ें ये ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ रही है एक तरह से। इसलिए आज हम बात करेंगे उसके बारे में, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है यानी कि कम हो रही है, टूट रही है एक तरह से, तो किस कारण से हो रही है तो उनका एक कारण है CFC, जो कि बहुत से रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स और बाकी बहुत सी ऐसी मशीनें होती है जिसमें से ऐसी गैसेस निकलती हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट करती है यानी कि उनका स्तर घटाती है। तो किस तरह से काम करती, तो ये जब CFC जब रिलीज़ होती है हवा में तो वो ऊपर जाके इन ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाती है और एक तरह से इनका अस्तित्व हटा देती है। तो अब बात क्या बन रही कि जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी यानी कि जब ये ओजोन की जो सतह है उसमें अगर इस तरह से करना पड़ गया, यानी कि मैं कहूँ तो अगर ये ओजोन लेयर हट गई एक तरह से जब हमारे पृथ्वी से, तो ये यूवी रेडिएशंस हमारे पृथ्वी पे आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, तो वो एक तरह से इसी के कारण से हो रहा है। यानी कि जो यूवी रेडिएशन जो हो रही है, हार्मफुल रेज आ रही है जो सूरज में से, वो हमारे पृथ्वी के अंदर आ रही है और उससे हमें बहुत सी तकलीफ़ हो सकती है। तकलीफ़ें यानी कि हमारे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारी आँखें भी हमारी जो आँखें विजन है वो भी जा सकती है, हमें कम दिखाई पड़ेगा। और यूवी के बहुत से और भी नुकसान हैं। ये सब चीज़ें किन किन कारणों से हो सकती है, तो एक मैंने कहा रेफ्रिजरेशन से हो सकता है, दूसरा इंडस्ट्रीज़ है, दूसरा जो कार में से जो पॉल्यूशन निकलता है वो, दूसरा होता है ये जो हम जो भी सुलगाते हैं तो उससे भी जो धुआं पैदा होता है वो भी इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है यानी कि प्रदूषण फैलाता है। इसलिए हमें गाड़ी और वो सब चीज़ें कम चलानी चाहिए। दूसरी बात आती है गार्बेज मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, यानी कि कचरा व्यवस्थापन। तो इसके बारे में क्या हम जान सकते हैं, यानी कि जो कचरा होता है हम उसको इकट्ठा करते हैं डस्टबिन में या तो किसी और जगह पे, तो उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो ये सब करना ज़रूरी क्यों है, आपने बहुत बार देखा होगा अपनी इंडिया में कचरा हर जगह आजू बाजू फैला होता है। तो जैसे एक चीज़ है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कि जो सॉइल होता है उसमें डिकम्पोज नहीं होती, यानी कि उसमें नहीं समा सकती और वो सालों सालों तक वहीं पे पड़ी रहती है, जिससे पॉल्यूशन पैदा होता है, यानी कि हम उसे कहते हैं एक तरह से प्रदूषण, जो कि होता है सॉइल पॉल्यूशन। तो वो चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को नहीं होने के लिए आज हम पढ़ेंगे गार्बेज मैनेजमेंट यानी कि कचरा का व्यवस्थापन। तो उसमें पहली चीज़ आती है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि कचरानु विभाजन, यानी कि हम जो कचरा हो गया हमें उसको अलग अलग बांटना है। जैसे कि कचरे में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि केले के छिलके होते हैं जो कि सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो सकते हैं, यानी कि वो उसमें समा सकते हैं। दूसरी आती है प्लास्टिक की चीज़ें, यानी कि पॉलीथीन है, बॉटल्स है, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, वो सब चीज़ें ज़मीन के अंदर नहीं डटाई जा सकती, तो पहले उन चीज़ों को अलग कर दी जाती है। दूसरा उनका कलेक्शन कर लिया जाता है, फिर उन्हें एक तरह से ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग जगहों पे ले जाते हैं। जैसे अब ऐसे कचरे जो कि सॉइल के साथ मिलके ह्यूमस बना सकते हैं, यानी कि वो सॉइल को अच्छा बना सकते हैं, तो उन्हें अलग जगह ले जाके ट्रीट किया जाता है। जैसे अगला स्टेप है ट्रीटमेंट, यानी कि जो ऐसी चीज़ें होती है जो कि सॉइल के अंदर हम समाए जा सकती है, उसको हम अलग से मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो मिट्टी और भी अच्छी हो जाए, यानी कि उसके न्यूट्रिएंट्स वो ले सके। दूसरा जो ये प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होते हैं उन्हें अलग तरह से ट्रीट किया जाता है,
उन्हें प्रोसेस करके रिसाइकल किया जाता है जिससे हम उसको फिर से यूज़ कर सकें, यानी कि उसको फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा होता है उनका डिस्पोजल, यानी कि उनका डिस्पोजल अलग तरह से क्या होता है प्लास्टिक वाटर बॉटल्स का, उन्हें इन तरह से फेंका नहीं जा सकता रास्तों पे। आगे हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि जो हम कचरा फेंकते हैं उनमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि जो वैसी चीज़ें जो कि मिट्टी के अंदर समा सकती है, तो हम उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो उनमें चीज़ आती है वेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि जो वनस्पति है, प्राणी, उन सब चीज़ों में से जो चीज़ें मिलती हैं हमें, वो सब चीज़ें मिट्टी के अंदर समा सकती है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डिकम्पोज इनटू द सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स सच एज वेदर, वाटर, एयर, हीट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ये छोटे छोटे जीव है, हवा है, पानी के कारण वो मिट्टी के साथ मिल सकते हैं और उन्हें न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। तो हम इन सब चीज़ों को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि ये हमें एक तरह से फ़ायदा भी करती है हमारे पर्यावरण के लिए। दूसरी चीज़ आती है बायोडिग्रेडेशन, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ गार्बेज और वेस्ट मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो प्रक्रिया है इन बायोडिग्रेडेशन की, यानी कि जब हम जो प्रक्रिया है इन सब चीज़ों को डिकम्पोज करने की, जो कि हम इन सब जो चीज़ें मिट्टी में मिल सकती है, समा जा सकती है, जब वो प्रक्रिया होती है हम उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेशन। यहाँ पे वही लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ गार्बेज और वेस्ट मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो में आज क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि आपको इस चैप्टर की आपको वर्कशीट मिलेगी इस कमिंग मंडे को, इसलिए इसमें क्वेश्चंस नहीं दिए गए। इस वीडियो को एक बार देख लीजिए और इस पर से ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। थैंक यू।